Good morning, dear students. Now here, today I am presenting to you the solution of Chapter 2 History from Trade to Territory. Okay. In our previous lecture, we have discussed all the things about the chapter. If still there is any doubt and confusion, you can ask it to me. Okay. Now today I will send you the solution. Now the first is question 1, match the following. Here are two columns given to us and we have to correctly match the both two columns. Okay. Now I will explain the answer here. The first column and the second column, the answer is दीवानी. दीवानी is right to collect land revenue. यानी जब टैक्स को कलेक्ट करना उसको दीवानी कहा जाता था. टाइगर ऑफ मैसूर, इट इज टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत, इट इज क्रिमिनल कोर्ट, इन्हीं को फौजदारी अदालत कहा जाता था. राम चौनामा led an anti-British movement in कित्तूर. सिपाही, इसको सिपाही भी कहा जाता था. ठीक है, तो दीज आर द करेक्टली मैच कॉलम्स. नाउ कम टू द fill in the blanks. Like the British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey. यानी बंगाल की जो असली लड़ाई शुरू हुई वो बैटल ऑफ प्लेसी से शुरू हुई. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. डलहौजी implemented the doctrine of lapse. डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की थी. मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. यानी मराठा किंगडम ज़्यादातर पश्चिमी भागों में इंडिया के था. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी. क्या मुगल 18वीं शताब्दी में और मजबूत थे? फॉल्स. The English East India Company was the only European company that traded with India. क्या सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली भारत में व्यापार करने आई थी? इट इज ऑल्सो फॉल्स. महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे? यस, ट्रू. द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्क्यूर. क्या ब्रिटिश ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करा जिन जिन राज्यों पर उन्होंने जीत हासिल करी? इट इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. यानी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत में किन चीज़ों को देखकर आकर्षित हुई? आंसर द ए. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया. यहाँ पे जो अच्छा कॉटन और सिल्क मिलता था. बी. इंडियन स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डमन एंड सिनेमन. और यहाँ के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची इत्यादि. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद था? आंसर द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy and refused to ग्रैंड द कंपनी कंसेशन. यानी बंगाल के नवाब ने कंपनी को और ज़्यादा रियायतें देने से मना कर दिया था, पावर और स्वतंत्रता देने से मना कर दी थी. दे डिमांडेड लास्ट ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड. और उन्होंने इसके साथ साथ कंपनी चाहती थी कि उन्हें और ज़्यादा अधिकार मिले व्यापार के लिए. सी. दे डिनाइड द कंपनी एंड राइट टू मिंट कॉइन्स. इसके अलावा उन्होंने कंपनी को अपने सिक्के चलाने से मना करा. डी. दे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन. इसके साथ उन्होंने कंपनी को अपनी किले की जो विस्तार सीमा थी वो भी बढ़ाने से रोकी. ई. अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब. और इसके साथ साथ उन्होंने कंपनी पे आरोप लगाया कि वो बंगाल के नवाब के नाम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं और वो टैक्स कलेक्शन नवाब तक नहीं पहुंच रहा है. इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल. इसके साथ साथ वो नवाब को जो पत्र लिखते थे उसमें उनकी काफ़ी बेइज्जती करते थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था और नवाब को उन्होंने टैक्स देने से भी मना कर दिया था और उनके अधिकारियों की बात भी वो नहीं मानते थे. These were the areas of conflict between the बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यही कुछ मुख्य वजह थी जिसके कारण कंपनी और नवाब के बीच में विवाद शुरू हुए. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी.
यानी दीवानी ने किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाया? आंसर, द मुगल एम्पायर इन 1765 अपॉइंटेड द कंपनीज ऑफिशियल द दीवानी ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। मुगल शासक ने 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित किया था। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल, जिससे कि कंपनी को बंगाल के बहुत बड़े जो रिसोर्सेस थे उनका रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिला। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। इससे कंपनी की शुरुआती मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हुई। ऑल्थो इट्स ट्रेड हैड एक्सपेंडेड, इससे उनका व्यापार भी बढ़ा। इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, और वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो सोना चांदी यहाँ पर देते थे और इसके बदले में यहाँ से कीमती चीज़ें, कपड़े, मसाले इत्यादि ब्रिटेन में ले जाकर बेच देते थे और उससे और भी ज़्यादा धन कमाते थे। द ओवरफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। और जैसे जैसे अब वो यहाँ पर अपना काम करते गए तो उन्होंने ब्रिटेन से भी सोना चांदी मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनका यहीं पे इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और इन टैक्सेस से जो पैसा उन्हें मिलता था उससे वो कंपनी को एक्सपेंड कर सकते थे, उसके खर्चे पूरे कर सकते थे। दिस रेवेन्यू दे यूज टू परचेस कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, और इसी रेवेन्यू से उन्होंने यहाँ की जो टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कैलकाटा, और उन्हीं पैसों से उन्होंने अपनी छोटी सी सेना रखनी शुरू करी, अपने ऑफिस बनाए और फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी करने की व्यवस्था उन्होंने शुरू करी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी सब्सिडरी अलायंस क्या होता है इसको हमें समझाना है। अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इंडिया रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। सब्सिडरी अलायंस में जो भारतीय राजा थे उनको अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। दे आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। लेकिन इस सुरक्षा के बदले में भारतीय राजाओं को कंपनी को एक भारी कीमत देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, द पार्ट ऑफ दियर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अगर कोई भारतीय राजा ये टैक्स देने में कामयाब नहीं हो पाता था तो उसके पूरे राज्य पर ये कंपनी अपना अधिकार कर लेती थी। द स्टेट विच हैड टू लूज दियर टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड वर अवध एंड हैदराबाद, और इस तरह से जिन्होंने अपना राज्य खोया उनमें से कुछ स्टेट हैं हैदराबाद और अवध, इसी तरह से अंग्रेजों ने उन पर कब्जा किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वे was the administration of company different from that of Indian ruler? किस तरह से कंपनी का जो शासन था वो भारतीय राजाओं के शासन से अलग था? ओके, द आंसर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर इन द फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं यहाँ पर बताए हुए जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से कंपनी का शासन भारतीय शासन से काफ़ी अलग था। ए, द कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। कंपनी ने अपने क्षेत्र अधिकार को छोटे छोटे प्रोविंसेस में या प्रेसिडेंसीज में बांटा। यह हुआ 3 प्रेसिडेंसी, उस समय 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और इंडिया में उस समय जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वही इनकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी, इकाइयाँ होती थी। इस प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय द कलेक्टर, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता था। सी, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर जनरल, और इन तीनों ही प्रेसिडेंसी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। बट इन इंडिया द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द किंग, लेकिन भारतीय शासकों में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था, उसी के अंतर्गत सभी शक्तियाँ होती थी। डी, the main job of the governor general was to introduce administrative reform, while the main job of the collector was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district. जो गवर्नर जनरल होता था उसका मुख्य कार्य
अपने इलाके में रिफॉर्म करना, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, नए कानून बनाना होता था, जबकि कलेक्टर का काम मुख्य तौर पर टैक्स कलेक्ट करके कंपनी तक पहुंचाना होता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑक्योर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। हमें वो चेंजेस बताने जो कि उस कंपनी ने अपनी आर्मी में करने शुरू किए थे। आंसर, सेवरल चेंजेस ऑक्योर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनीज आर्मी में बहुत सारे चेंजेस हुए। ए, द कंपनी बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी। कंपनी ने अपनी आर्मी रखना शुरू करा और इसको उसने सिपॉय आर्मी का नाम दिया। B, as the warfare technology changed from 1820s, the cavalry recruitment of the company's army declined। क्योंकि धीरे धीरे 1820 के बाद से काफ़ी नए हथियार, नए वेपन्स आने शुरू हो गए थे, इसलिए उन्होंने कैवलरी यानी घुड़सवार की जो उनकी फौज थी उसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया। C, soldier of the company's army had to keep pace with changing military requirement and its infantry regiment now become more important। और धीरे धीरे अब कंपनी ने इन्फेंट्री यानी जो पैदल सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ाने लगी। D, in the early 19th century the British began to develop a uniform military culture। और अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट करा, एक समान नियम कानून बनाए। सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और उन्हें यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग प्रोड्यूस करी। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट दियर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, और उनको एकदम अनुशासित बनाया, उनकी ट्रेनिंग होती थी जिससे वो अपना सब कुछ सिर्फ कंपनी को सौंप दें, कंपनी के लिए वो अपने प्राण भी त्याग दें। इस तरह से उनको ट्रेन किया गया था। Now there are 10 and 11, these are not compulsory, it is your activity, you will do it on by your own. Okay, it is not compulsory. The question is, after the British conquest of Bengal, Calcutta grew up from a small village to a big city। Find out about the culture, architecture and the life of European and Indians of the city during the colonial period। मीन्स यहाँ पे जो ब्रिटिश में शासन में बंगाल कलकत्ता में जो छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस थे, जब वो सिटी के रूप में डेवलप हुए तो उनका कैसा कल्चर था, आर्किटेक्चर क्या था, वहाँ पे यूरोपियन और इंडियंस का क्या लाइफ स्टाइल था कॉलोनियल पीरियड में, ये हमें बताना है। ठीक है, ये स्टूडेंट अपनी लाइब्रेरी या इंटरनेट के थ्रू जाकर चेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, collect picture, stories, poem and information about any of the following: the Rani of Jhansi, Mahadi Scindia, Hyder Ali, Maharaja Ranjit Singh, Lord Dalhousie or any other contemporary ruler of your choice। So it is also up to your choice, ये आपको अभी नहीं करना है, अगर कोई देखना चाहता है इट इज़ गुड, हो सकता है आई विल गिव यू दिस एक्टिविटीज़ इन योर समर वेकेशन। ओके, तब आप इनको कर सकते हैं, और अभी से कोई अगर करना चाहता है इट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, सो डियर स्टूडेंट, बाय दियर योर चैप्टर 2 इज completed here। What is your homework? Just write down all these question answer in your notebook, and as you have got notice also that student have to come to school to check their copies, to show their copies to teachers, and for that the date and timing will be given to you। Okay, subject teacher will also call you, I think the timing will be from 9 to 10 a.m. Okay, it will start from Monday, so you will get the message also by time to time as the progress were start। Okay, so complete your work and be ready for evaluation। Okay, thank you, have a good day।